Hello friends, so we are talking about the cell, the unit of life, जिसे जीवन की इकाई कहते हैं. Before this, we talk about the historical account and the process by which we can study the cell. The process which was involved was your physico-chemical process. Physico-chemical process. पहले पेज पे देखना, बच्चे अक्सर उसको इग्नोर कर जाते हैं. फिजिको केमिकल का मतलब फिजिक्स, फिजिकल भौतिक, माइक्रोस्कोप्स वगैरह. केमिकल मैंने डाई बताई थी. उस डाई के अंदर मैंने आपको बेसिक डाई तो बता दी थी, जैसे कि कॉन्गो रेड था, दूसरा मिथाइलिन ब्लू था, तीसरा बेसिक फिस्टिन था, सैफ्रनिन था. एसिडिक डाइज में थोड़ा सा रह गया था. मगर फिजिको केमिकल प्रोसेस से अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसको हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं. रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं. वेरी गुड पॉइंट. आज तक कभी नहीं पूछा गया ये इतने 40 सालों के अंदर. इसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट. कौन? जो फिजिको केमिकल प्रोसेस से किसी ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजी और व्यवहार का अध्ययन करता है, उसको हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं. थोड़ा सा मेरे से रह गया था, दैट इज वॉज योर एसिडिक डाइस. एसिडिक डाइस की बात करेंगे तो जो मैंने कहा था कि सेल के बाहर जो होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको अभिरंजित किया जाता है, उनको स्टेन किया जाता है. उसमें भी एक एग्जाम्पल होता है एसिडिक फ्यूस्टिन रेड. एक होता है जेनस ग्रीन बी. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते रहा है ये लोग. जेनस ग्रीन बी के द्वारा किसका अभिरंजन किया जाता है? तो आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया. किसका अभिरंजन करते हैं अपन लोग? माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन करते हैं. एक और पॉइंट बताता हूं मैं आप लोगों को, वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. दिस इज योर ऑस्मियम एंड दिस इज योर टेट्राऑक्साइड. इससे स्फेरोजोम को ये लोग करते हैं. स्फेरोजोम में वसा भरी हुई रहती है. चौथा पॉइंट, बॉयन्स सॉल्यूशन. बॉयन सॉल्यूशन, बॉयन के घोल के द्वारा प्रोटीन का अवक्षेप किया जाता है, प्रेसिपिटेट प्रोटीन. बस मैंने तो आज तक इन्हीं को देखा है स्टेन्स के बारे में, वरना होने को तो बहुत प्रकार के स्टेन्स होते हैं. स्टेनिंग करने के बाद में उसको वॉशिंग करते हैं. वॉशिंग करने के बाद में आपने देखा होगा कि जो स्लाइड होती है उसके ऊपर पहले उस स्पेसिमेन को रख देते हैं जिसको आपने धोया है, वॉश किया है, एंड देन यू पुट ग्लिसरीन ड्रॉपलेट्स. ग्लिसरीन की बूंदें डालते हैं. अगर आप परमानेंट फिक्सेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कनाडा बाल्सम का उपयोग किया जाता है, जो अपनी किताब के अंदर कहीं पर भी नहीं दे रखा है. एनीहाउ, after applying all this physico-chemical process, we are going to enter and talk about the cell membrane. Cell membrane is the outermost envelope of animal cell. यानी कि सेल एनवलप जो है जंतु कोशिका का सबसे भारी आवरण होता है. ओके. दूसरी बात, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो आंसर होता है ट्रांसपोर्टेशन. ये हमारी सेल रही, उसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ से पदार्थ अंदर भी आता है, यहाँ से पदार्थ बाहर भी जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया. अब ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है वो दो प्रकार का होता है. एक कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसके अंदर दो चीज़ें हो गई. एक तो होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय पदार्थ, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर सब्सटेंस को यदि सेल मेम्ब्रेन में से गुजरना है तो ये गुजरने के बाद में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? तो आंसर होता है
विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अब ये विसरण क्या होता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। क्या सीखना है? अध्रुवीय पदार्थों का संवहन कोशिका झिल्ली में के द्वारा, विसरण के द्वारा होता है। अब एक आता है हमारे पास में हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल स्नेही पदार्थ जो होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है और वो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होती है। तो वो प्रोटीन उसको फैसिलिटी दे रहा है, उसको सुविधा दे रहा है। तो हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही जो होते हैं वे कैसे कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं? तो आंसर होता है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में सुसाध्य विसरण कहते हैं। अब दो पदार्थ हो गए। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मेन अंतर क्या हुआ कि साहब इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, -ATP। इधर आए अपने पास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर आपको ATP की आवश्यकता होगी। और ये कब होता है? ये जो होता है ये तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर यह दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि ऑस्मोसिस, परासरण में जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा संवनित होता है या क्रॉस करता है झिल्ली को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP की आवश्यकता होगी। ओके, अब ये कब होता है? जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पदार्थ चला जाएगा, तो वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर गया। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मुझे ले जाना है तो आई हैव टू यूज ATP। तो इसको बोलते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध यह काम कर रहा है, जिसमें ATP की आवश्यकता होगी। अब हिल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे आप लोग, वो भी आपका क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत ही आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच वी डिस्कस्ड performed by the cell membrane, and we have already said that the main function सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का, पैसिव एंड एक्टिव। क्या डिफरेंसेस थे मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बन सकता है। सो नाउ आई टॉक्ड टू सेल मेम्ब्रेन। मैंने सेल मेम्ब्रेन से पूछा कि भाई व्हाट इज योर स्ट्रक्चर? तो उसने बोला कि सर मेरे स्ट्रक्चर का अध्ययन जो है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर was studied by, बोलो, तो आंसर होता है ओवरटोन। ओवरटोन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया। और ये झिल्ली कौन सी थी? तो आंसर है RBC मेम्ब्रेन, यानी कि RBC की झिल्ली का अध्ययन किया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। RBC की साइज बोलो 7 माइक्रोमीटर, अभी पढ़ाया था पिछले लेक्चर के अंदर। अब हम देखते हैं कि रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स वर देयर। कोशिका झिल्ली की संरचना के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरीज मैं बताने जा रहा हूं। हमारे अंदर तो कोर्स के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे रखा है, उसको अपन पढ़ेंगे प्यार से डिटेल के अंदर। दूसरी बात, और भी कई सिद्धांत थे, यानी कि पहला सिद्धांत था इकाई झिल्ली परिकल्पना, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। इकाई झिल्ली परिकल्पना, यूनिट बने इकाई, झिल्ली परिकल्पना, ये किसने दी थी? तो आंसर हुआ हमारे पास के अंदर बाय रॉबर्टसन ने कहा था। क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स के चारों ओर झिल्ली होती है, मान लिया हमने, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो सेल ऑर्गेनल्स ही नहीं होते, उनके अंदर तो झिल्ली होती ही नहीं है।
यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही सेल ऑर्गेनेल कॉमन है, वो कौन है? राइबोसोम। और दोनों के अंदर ही झिल्ली नहीं होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, दे हैव मेंशन इन आवर एनसीईआरटी बुक कि राइबोसोम दोनों में कॉमन है और दोनों के अंदर झिल्ली नहीं होती। वो बात अलग है कि प्रोकैरियोट के अंदर 70s प्रकार का है और यूकैरियोट के अंदर 80s प्रकार का राइबोसोम है। ओके, अब दूसरा थ्योरी आया, ट्राइलैमेलर मॉडल। ट्राइलैमेलर मॉडल यानी कि त्रिस्तरीय प्रारूप, ये दिया था बाय डेनियल एंड डेवसन। डेवसन ने दिया था। मैंने बोली भाई साहब आपने क्या स्ट्रक्चर बताई? उसने बोली सर देखो ये झिल्ली है और इस झिल्ली के अंदर 3 परत होती है। मैंने कि कौन कौन सी परत होती है? तो उसने बोला सर ये बाहर जो झिल्ली होती है यह प्रोटीन की बनी होती है और अंदर ही अंदर वाली भी आपकी प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये रही प्रोटीन की। और इनके बीच में ये जो लिपिड लेयर होती है वो पाई जाती है, जो सबसे मोटी होती है। लिपिड लेयर इज द थिकेस्ट इन सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो मैंने कि यार ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई सैंडविच बना दिया होते ने लिपिड को दोनों परतों के बीच में। तो उसने बोला सर इसीलिए तो इसका एक नाम और है, सैंडविच मॉडल। साथ में उन्होंने इनकी मोटाई भी बताई थी कि प्रोटीन लेयर की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम है और लिपिड लेयर की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम है और वापस 20 एंगस्ट्रॉम की परत थी। इन विचारों ने खूब काम किया। रॉबर्टसन ने बोला साहब एक के लिए झिल्ली होती है। डेनियल और डेवसन ने बोला 3 परत होती है। लोगों ने इससे पूछा कि भाई सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य तो ट्रांसपोर्टेशन है, संवहन है, ये कैसे होता है? तो दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, वो उसको समझाने में असमर्थ रहे। तो फिर 2 बंदे आए, एक सिंगर आया और एक निकलसन आया और यहीं से हमारा क्वेश्चन ये लोग बनाएंगे। इसलिए हमको इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझना चाहिए। उस मॉडल का क्या नाम था? उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे किसने दिया था? बाय सिंगर एंड निकलसन। सिंगर और निकलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। इसको हिंदी में किरमिर नमूना कहते हैं, किरमिर नमूना। आ गया समझ में? और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, राइट। अब बात चलेगी कि इस मॉडल के अनुसार सिंगर और निकलसन ने क्या बताया। एक्चुअली दे फॉलोड ट्राइलैमेलर मॉडल टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन बाय द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसको समझाने के लिए उन्होंने जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। उनके अनुसार ये कहा गया कि देखो सर ये लेयर है प्रोटीन की, ओके, ये हमारे पास में प्रोटीन की लेयर है, दिस इज योर प्रोटीन लेयर। और अंदर ही अंदर भी हमारे पास में ये प्रोटीन की लेयर है। तो 2 लेयर तो हो गई बेटा। रॉबर्टसन ने जो दिया था PLP मॉडल दिया था, यहां पर देखना चेंज हो जाएगा, दिस इज योर प्रोटीन लेयर। मोटाई वही की वही थी, 20 एंगस्ट्रॉम और 20 एंगस्ट्रॉम थी। अब क्या हुआ कि ये प्रोटीन जो थे उन्होंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये रहा बहिर्वाही प्रोटीन, ये बाहर की तरफ ऐसे तैरते रहते हैं या चलते रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, बहिर्वाही प्रोटीन, यू कैन से इट इन हिंदी। और एक प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते हैं। सो दिस इज योर व्हाट?
इंट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन इसका एक डायग्राम उन्होंने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, दैट यू शुड स्टडी। लेबलिंग पढ़नी है, बाकी तो मैटर यहाँ समझना है कि डायग्राम में से भी क्वेश्चन बनता है, थ्योरी में से भी क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा भाई साहब आप क्या करते हो? तो इसने बोला सर हम ही तो हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उत्तरदायी होते। सपोज करो हमने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को ई से शो किया, ये ई वाला बन गया, ये ई है, और उसने बोला सर मुझे कोई एक्स पदार्थ को या सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल को या आयन को ले जाना है, तो ये दोनों मिल जाएंगे और ई एक्स बनाएगा। अब ई एक्स क्या करेगा? ये ऐसे चलता जाएगा और इंट्रिंसिक के पास में आएगा और बोलेगा कि भाई मैं एक्स लेके आया हूं तुम्हारे लिए। तो ये ई एक्स ने ये एक्स किसको दे दिया? इंट्रिंसिक प्रोटीन को। इंट्रिंसिक प्रोटीन को अपन ने आई से शो किया और एक्स के साथ में मिलाया और इसने आई एक्स बना के दे दिया, और फिर ये आई एक्स में से इंट्रिंसिक तो वहीं का वहीं रहा और एक्स जो है अंदर की तरफ आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ओके, अब एक पॉइंट और आता है कि इसने क्या किया? ट्रांसलोकेशन किया। खूब लंबी वृत्ति होती है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है, इट एक्ट लाइक एन एंजाइम दैट वी कॉल इट एज ट्रांसलोकेज एंजाइम के रूप। ट्रांसलोकेट कर रहा है, उसने एक्स को यहाँ लाया, ई एक्स बना, ई एक्स ने ई वहीं का वहीं रह गया, एक्स अंदर आ गया, एक्स आई से मिला, आई एक्स बना और एक्स वाला जो है वापस अंदर झिल्ली के अंदर आ गया, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वह कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बना रहा है, परमिबिलिटी को बना रहा है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन इज एक्टिंग लाइक अ परमिएज एंजाइम। किसके रूप में काम कर रहा है? ये परमिएज एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है। ओके, एंड अल्टीमेटली द ट्रांसपोर्टेशन अकर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड लेयर होती है, लेकिन वो बोला सर लिपिड लेयर दो होती हैं। तो मैंने कहा भाई कौन कौन सी होती हैं? कि सर ये रहा लिपिड, ये रहा लिपिड, ये रहा लिपिड की लेयर, ये रही लिपिड की लेयर, लिपिड की लेयर ये रही, और एक लिपिड की लेयर मैंने यहाँ बना दी, ये बन गई। अब इसका जो ये लिपिड मॉलिक्यूल है या लिपिड लेयर के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है इन्होंने कि मुख्य घटक मेन कंपोनेंट लिपिड का सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, बनता है क्वेश्चन। फॉस्फोग्लिसराइड लिखा हुआ है इन्होंने, फॉस्फोग्लिसराइड। एक और पॉइंट सिखाता हूं जो हमेशा आता है नीट के अंदर कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में है ये, तो उसका आंसर दे देना लेसिथिन। ये दो पॉइंट के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। लेसिथिन इज योर फॉस्फोलिपिड। ओके, और लिपिड जो लेयर है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, उसका मुख्य घटक कौन है? फॉस्फोग्लिसराइड। बायोमोलिक्यूल के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, तो आंसर होता है लेसिथिन। ओके, अब क्या हुआ, मैंने पूछी भाई ये सिर और पूंछ क्या है, तो उन्होंने बोला कि सर जो सिर है ये रहा और ये पूंछ रही, इसको हेड बोल दो और इसको टेल बोल दो। सिर जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही होता है, और पूंछ जो होती है वो जल रोधी होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है, जल रोधी होती है। यानी कि चलो साहब समझ में आ गया आपको। अब क्या हुआ, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन है, इसने बोली सर आपने यहां से यहां तो डाल दिया। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो अंदर ही अंदर भी तो जाते हैं, ये किसके कारण जाते हैं? तो इसका आंसर होता है टेल की फ्लूइडिटी के कारण, तरलता के कारण ये जाते हैं। बड़ा अच्छी एक लाइन दे रखी है उन्होंने
कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का पार्श्व संवहन किसके कारण होता है, तो आंसर होता है ड्यू टू द टेल। अब इसमें भी एक लफड़ा है, ये सपोज करो पूंछ छोटी कर दी मैंने यहाँ पे और ये चला, तो इसको तो बेचारे को अभी यहाँ से होकर गुजरना पड़ा। इन पूंछों अवरुत्ता के रूप में काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में बड़ी तेजी से गया, जगह खूब मिल गई। यानी कि तरलता, यानी कि फ्लूइडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लूइडिटी किस पर निर्भर करती है? फ्लूइडिटी कब ज़्यादा होगी, तेजी से कब जाएगा? जब लिपिड के मॉलिक्यूल की पूंछ छोटी होगी, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ फैटी एसिड टेल। आ गया? जितनी छोटी पूंछ होगी उतनी तरलता से जाएगा, लंबी पूंछ होगी तो कई बार क्या होता है, देखो इधर कि ये पूंछ जो थी वह ये लंबी हो गई, इसको हटा रहा हूं मैं, ये लंबी हो गई, ये थोड़ी सी छोटी हो गई, ये लंबी हो गई, ये छोटी हो गई, ये लंबी हो गई, ऐसे ये भी लंबी हो गई, ये छोटी हो गई, लंबी हो गई, छोटी हो गई। अब ये प्रोटीन कहता है यार मैं कैसे जाऊंगा, पार्श्व संवहन कैसे करूंगा? तो ये क्या करता है, कभी तो इधर गया, फिर कभी ये इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, ऊपर नीचे, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म के द्वारा भी कोशिका झिल्ली में लेटरली ट्रांसपोर्टेशन होता है। आ गया सुने? वेरी गुड पॉइंट। अब क्या हुआ कि लिपिड की लेयर की मोटाई तो वही 35 एंगस्ट्रॉम रही, प्रोटीन की वही 20 रही, इधर ही प्रोटीन की वही 20 रही। कोशिका झिल्ली के द्वारा डिफरेंट प्रोसेसेस दे आर परफॉर्म। इफ इट टेक्स एनी फूड पार्टिकल inside the cell, solid food particle, then that is called your phagocytic, जो दो प्रकार का हो गया। अगर अंदर लिया तो उसको बोलते हैं एंडोसिटिक, और अगर बाहर की तरफ फेंका उसने तो उसको बोलते हैं एक्सोसिटिक। पानी भी तो आता जाता है, वो परासरण के द्वारा जाता है। इस प्रकार से नॉट ओनली द वन प्रोसेस बट मेनी प्रोसेस दे आर बीइंग परफॉर्म बाय द सेल मेम्ब्रेन। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, वो स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, जो कि सिंगर और निकलसन ने सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के लिए दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था सेल मेम्ब्रेन के संदर्भ में। क्या था वो स्टेटमेंट? प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। हमने क्या पढ़ा था अभी? ऊपर कौन से थे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो ट्रांसलोकेज एंजाइम के रूप में काम कर रहे थे। समुद्र किसका है? वसा का, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर दे रखा है हमारी किताब में 52% तो प्रोटीन होता है, लेकिन वो दो भागों में बट गया और 40% कौन हो गया? लिपिड हो गया, हालांकि वो भी दो परतों में होता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो ऐसा लगता है मानो कोशिका झिल्ली ऐसी है कि प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन तो यूं थे, ये हिमखंड हो गए, और ये क्या हो गया? वसा का समुद्र हो गया। यानी कि प्रोटीन रूपी हिमखंड वसा के समुद्र में पाए जाते हैं। यह कथन कौन से सेल ऑर्गेनेल से संबंधित होता है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल वॉल। अब अपन सेल वॉल पर आ रहे हैं। दिस इज योर सेल वॉल। सेल वॉल की बात चलेगी तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इफ दे हैव गॉट द सेल वॉल, देयर केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट। से यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। That we also call it the mucopeptide. That we also call it the murine. And the third name is your peptidoglycan. माइक्रोप्लाज्मा में तो होती नहीं है। अब अपन चलते हैं फंगस के ऊपर। फंगस की बात करेंगे
तो उनके अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। एल्गी के अंदर अगर हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हमको जो है देखने को मिलते थे, जैसे कि एल्गनिक एसिड मिलता था, सेल्यूलोज मिलता था, हेमी सेल्यूलोज मिलता था, पैक्टिन मिलता था। तो दीज आर योर सेल्यूलोज नंबर 2, हेमी सेल्यूलोज नंबर 3, पैक्टिन। बहुत सारे अलग अलग तरह के पदार्थ अलग अलग प्रकार के शैवालों में कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब सेल वॉल जो होती है उसको अगर हम देखें तो फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, बताओ देखें, सेल वॉल का निर्माण कौन करता है? एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर है प्रोटोप्लास्ट। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बाय प्रोटोप्लास्ट होता। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, और अंदर कौन होता है उसके? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। भाई अंदर ही तो सेल के कुछ मटेरियल बना, तो जो बाहर की तरफ जाएगा और सेल वॉल का निर्माण करके देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटोप्लास्ट। ओके, नाउ सेल वॉल की कितनी परत होती हैं? तो आंसर हुआ, पॉइंट हुआ हमारा, लेयर्स ऑफ सेल वॉल। 3 परत होती है बेटा। ये रही प्राइमरी सेल वॉल, ये रही सेकेंडरी सेल वॉल, ये रही टर्शरी सेल वॉल। ओके, अब आप देखो प्राइमरी सेल वॉल कहां होगी? सबसे बाहर, आउटर मोस्ट। और इनर मोस्ट कौन सी होगी? अगर वो पैदा होती है तो इनर मोस्ट। हालांकि ये वाली परत जो होती है वो एंजियोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर यह नहीं पाई जाती है। ओके, कोई बात नहीं, इधर भी ले सकते हैं हम लोग कि S1, S2, S3 जो परत बताऊंगा वैसे एंजियोस्पर्म के अंदर रेयरली मिलती है। प्राइमरी सेल वॉल से मैंने पूछा, मैंने कि भाई तू कैसे बनी? कि सर देखो ये तो हो गया प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लाज्म और ये आपका सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें से कुछ पदार्थ निकले, सेल्यूलोज के कण निकले। वो कण जो हैं यहाँ पर जमा हो जाते हैं। ये जमा होते गए, सबसे पहले ये जमा होते गए, जमा होते गए। और ये कौन सी सेल वॉल बन रही है बेटा? सबसे पहले ये बनी। मैंने कि मैडम आप कौन? कि सर मैं ही तो हूँ प्राइमरी सेल वॉल। तो ये प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनी, PCW के द्वारा बनी। मैंने कि यार इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कि कोशिका भित्ति का निर्माण कणों के निक्षेपण के कारण होता है? तो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरससेप्शन, इंटरससेप्शन कणों से बनी। तो हिंदी में इसको बोलते हैं कणाधान के द्वारा यह बनती है। ओके, अब क्या हुआ? सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। बोलो कहाँ बनेगी? यही तो पैदा करेगा। तो ये प्राइमरी सेल वॉल के नीचे तो बनेगी। तो उसको मैं हरे रंग से शो कर रहा हूं। ये बनी, ये रही हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज योर सेकेंडरी सेल वॉल। किसके नीचे बनी? प्राइमरी सेल वॉल के नीचे। अब सेकेंडरी सेल वॉल को जब मैंने देखा तो मैंने क्या पाया बेटा? कि इसकी 3 परत होती हैं। ये रही एक S1, एक S2 और एक S3। उनमें से बीच वाली परत S2 जो होती है वो सबसे मोटी होती है। ये रही, ये सबसे मोटी होती है। ओके,
S3 वाली जो परत होती है वह एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं मिलती है। अब प्रोटोप्लास्ट ने बोला कि सर एक और बना लूँ क्या? मैंने कि फिर वो टर्शरी सेल वॉल हो जाएगी, तृतीय कोशिका भित्ति हो जाएगी। उन्होंने कि सर बना लेते हैं। तो उसने जब बनाना शुरू किया तो ये एक सेल वॉल और बन गई लाल वाली, इसको बोलते हैं टर्शरी सेल वॉल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल हियर? सेल वॉल इज नॉन लिविंग। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, लेकिन इट इज परमिएबल टू वाटर। सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड परमिएबल टू वाटर, यानी कि जल के प्रति यह जो है पारगम्य होती है। अब सेल वॉल के अंदर हमने देखा कि मेनली द सेल वॉल इन द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, वी नो वेरिएशंस में बी देयर, विभिन्नताएं तो होती हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हमने पूछा सेल्यूलोज से कि भाई आप किसके बने हुए हो? तो उसने बोली सर जो मोनोमर्स होते हैं, एकल अणु जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसके बने होते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज योर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। दिस इज योर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। गॉट इट? अब ग्लूकोज के 600 अणु मिलेंगे, पॉलीमर है साहब, मैक्रोमोलिक्यूल है। दुनिया का सबसे बड़ा बृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है बोलो? तो आंसर जाएगा डीएनए। आ गया? अब ये सेल्यूलोज जो होता है इसके कई उपयोग होते हैं। इससे एक्सप्लोजिव भी बनाए जाते हैं, इससे जो है हम कहेंगे आइसक्रीम वगैरह का भी में भी इसका उपयोग होता है। मैंने सेल वॉल से बोला, मैंने कि यार तुम्हारे अंदर तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जिसकी वजह से आपके अणु पास पास उपस्थित हैं। मैं सेल मेम्ब्रेन से बोला, मैंने कि सेल मेम्ब्रेन आप बताओ कि आप हाउ यू आर हेल्ड टुगेदर। ये सेल मेम्ब्रेन है। मैंने कि यहाँ से लाकर यहाँ तक तुम्हारे कंटिन्यूटी किसके कारण बनती है? तो एक क्वेश्चन आया था बहुत साल पहले, उन्होंने पूछा था कि सेल मेम्ब्रेन्स आर हेल्ड ड्यू टू हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। वेरी गुड पॉइंट। अगर अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए तो सेल मेम्ब्रेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन के द्वारा यह बंधित होती हैं। बात समझ आ गया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से